हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा यस केम स्टडी टेलीग्राम है और यस केम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जो यस केम स्टडी का लोगो आपको चैनल का है वही टेलीग्राम पर भी दिखेगा। जाके लगभग 4K से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स हर एक चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 10 कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 10 इन वन शॉट, यानी कि केवल एक ही वीडियो में पूरा प्यारे बच्चों हम लोग कंप्लीट वीडियो डिस्कशन करने वाले हैं आज। और जो आपका बहुत ही प्यारा अध्याय है, और अध्याय क्या है? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज का जो आपका चैप्टर होने वाला है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, इसको पूरा हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वैसे बहुत ही ये प्यारा और छोटा सा चैप्टर, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आराम से इसको हम आज क्लियर करवा देंगे। और पीडीएफ हैंड रिटन आपको अवेलेबल है, वो आपको टेलीग्राम पर पूरी जानकारी मिलेगी, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग ये कोशिका होती क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ये कोशिका चक्र होती क्या है। इसके पहले मैंने आपको लगभग चैप्टर 8 में मैंने कोशिका के बारे में पूरा आपको बता दिया था डिटेल में। और आपका इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका चक्र यानी कि होता क्या है, पूरा इसके अध्ययन करेंगे। सेल साइकिल है क्या? तो कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जो जीव होते हैं, जो जीव का ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ किसके कारण होता है? जब कोशिका का विभाजन होता है तभी जीवों में क्या होता है? ग्रोथ होता है। इसलिए बोला जाता है कि कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन से पहले कोशिका वृद्धि और डीएनए प्रतिकृति होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो उसके पहले सबसे पहले कोशिका की क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी जो सेल में ग्रोथ होती है। और डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है डीएनए के कई रूप बनती हैं। और ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। ये कितनी प्रक्रिया होती? 3 प्रक्रिया होती कोशिका चक्र में। पहला क्या होता है? कोशिका का विभाजन। अगला है कोशिका की वृद्धि एवं डीएनए प्रतिकृति। एक अत्यंत व्यवस्थित एवं क्रमिक प्रक्रियाएं हैं। तो ये जो होती हैं, यह डीएनए जो प्रतिकृति है, यह एक अत्यंत व्यवस्थित एवं क्रमिक प्रक्रिया है जो आनुवांशिक नियंत्रण के लिए अंतर्गत होती है। और जो किसके नियंत्रण में अंतर्गत होती है? तो यह आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है। जो आनुवांशिक नियंत्रण होता है उसके अंतर्गत क्या होती है? डीएनए का प्रतिकृति तैयार होता है किसी भी जीव में। जिनमें कोशिका अपने जीनोम या डीएनए का प्रतिकृति करती है, आवश्यक पदार्थ का संश्लेषण करती है और अंततः 2 संतति कोशिकाओं में बंट जाती है, को सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहा जाता है। तो फिर वही बात आई कि ये सर सेल साइकिल होता क्या है? आखिरकार सेल साइकिल कोशिका चक्र है क्या? तो जिनमें कोशिका अपने जीनोम या फिर डीएनए का प्रतिकृति करती है और आवश्यक पदार्थों का क्या करती है? संश्लेषण करती है। और अंततः 2 संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहा जाता है, यानी कि सेल साइकिल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आती है आपकी कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं, यानी कि फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी कि कोशिका चक्र की कितनी प्रावस्थाएं होती है, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सन 1953 में हार्वर्ड, यानी कि इसके बारे में 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? एक तो पहले थे और दूसरे हार्वर्ड ने कोशिका चक्र में घटित होने वाली विभिन्न प्रावस्थाएं या प्रावस्थाओं की खोज की। और ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? एक अंतरावस्था, दूसरा सम अवस्था या समप्रावस्था, ठीक है ना? यानी कि सॉरी, एम है, सम नहीं है, एम प्रावस्था। दूसरा इंटरफेस अंतः या अंतरा प्रावस्था या अंतर प्रावस्था, दूसरा एम प्रावस्था यानी कि एम फेस। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे अंतरावस्था। ये अंतरावस्था क्या होती है? तो यह कोशिका चक्र की
सबसे लंबी प्रक्रिया है। जो अंतरावस्था होती है, जो कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल है, इसकी सबसे लंबी प्रावस्था मानी जाती है। इसे विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। अंतरावस्था को निम्नलिखित 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, और जो अंतरावस्था होती है उसे निम्नलिखित 3 उपावस्थाओं में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले प्यारे बच्चों, जीवन उपावस्था या पश्च सूत्री विभाजन उपावस्था। तो इस प्रावस्था में डीएनए के लिए आवश्यक न्यूक्लियोटाइड, आरएनए प्रोटीन्स एवं आवश्यक विकरों आदि का संश्लेषण एवं संचय होता है। इस अवस्था में डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों आपका यस उपावस्था या संश्लेषण उपावस्था। अगला क्या है आपका? यस उपावस्था, या फिर इसे ही हम लोग संश्लेषण उपावस्था के नाम से जानते हैं। तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, यस उपावस्था या संश्लेषण उपावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। अतः हिस्टोन प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। इस दौरान डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। जब इसमें होता है, जब हिस्टोप्रोटीन्स का संश्लेषण होता है, तो इसके दौरान जो डीएनए की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? 2 गुनी बढ़ जाती है, फिर 2 गुनी हो जाती है। अगला आपका आता है एम प्रावस्था, यानी कि बोले तो एम फेज। ये एम फेज क्या है? एम प्रावस्था क्या होता है? एम प्रावस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है और इनका अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। ठीक है। अब आता है आपका कोशिका विभाजन के प्रकार, यानी कि ये जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, यह कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? तो यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? असूत्री विभाजन, दूसरा सूत्री या समसूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार को। सबसे पहले असूत्री विभाजन, दूसरा सूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों असूत्री विभाजन। सबसे पहला क्या है? असूत्री विभाजन। तो इस प्रकार का विभाजन सरल रचना वाले जीवों जैसे जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा तथा उच्च वर्ग के पौधों की पुरानी तथा नष्ट हो रही कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन को सीधा विभाजन भी कहा जाता है, और ये जो विभाजन होता है उसी का नाम प्यारे बच्चों सीधा विभाजन नाम दिया गया है। क्लियर? अगर ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला है सूत्री विभाजन। अगला क्या है प्यारे बच्चों? सूत्री विभाजन। तो इस प्रकार की कोशिका विभाजन सभी कायिक कोशिकाओं तथा जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। सूत्री विभाजन को अन्य नामों जैसे समसूत्री विभाजन तथा कायिक विभाजन के नामों से भी जाना जाता है। फ्लेमिंग ने 1881 में सर्वप्रथम इसका पता लगाया था। तो इसका पता किसने लगाया था? फ्लेमिंग ने लगाया था। किस सन में? सन 1881 ईस्वी में लगाया था। सूत्री विभाजन के निम्नलिखित 2 प्रमुख भाग हैं। पहला क्या है? कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो इसके कितने भाग हैं? 2 भाग। कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो इस प्रक्रिया में केंद्रक विभाजित होता है। कैरियोकाइनेसिस में हमेशा क्या विभाजित होता है? जो केंद्रक होता है वो कैरियोकाइनेसिस में ही विभाजित होता है, और इस प्रक्रिया में 4 पद संपन्न होती है। और यह जो प्रक्रिया होती है कि कितने पदों में प्यारे बच्चों संपन्न होती है? तो निम्नलिखित 4 पदों में संपन्न होती है। सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है प्रोफेज, बोले तो पूर्वावस्था। तो यस व G2
उपावस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण ये स्पष्ट नहीं होते और गुणसूत्रीय पदार्थों के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की क्या होती है, पहचान होती है। अब आता है आपके पूर्वावस्था की स्मरणीय घटनाएं। तो पूर्वावस्था के क्या स्मरणीय घटनाएं हैं? तो पहला है गुणसूत्रीय धागे संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। तो जो गुणसूत्रीय धागे होते हैं क्या होंगे, संघनित होकर क्या बन जाते हैं, ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र दो अर्धसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। दूसरा देखें तो पूर्वावस्था के अंत में गाल्जिकाय, अंतःप्रद्रवी जलिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता। दूसरा है मध्यावस्था, यानी कि बोले तो मेटाफेज। तो मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकार स्थित रहते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। और मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं या उसे पट्टिक भी कहते हैं। अब आती है प्यारे बच्चों मध्यावस्था की स्मरणीय घटनाएं। तो मध्यावस्था की क्या क्या स्मरणीय घटनाएं होती हैं? तर्कतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कतंतु से जुड़ जाते हैं। और जो दूसरा होता है इसमें पश्चावस्था में देखें एनाफेज में, तो यह अत्यंत सक्रिय तथा कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र जो कि गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े होते हैं अब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, वो सब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पश्चावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित होकर दोनों अर्ध गुणसूत्रों को अलग अलग कर देता है। नेक्स्ट देखें तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अगला है इसमें दूसरा देखें तो आपकी साइटोकाइनेसिस। तो केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। बात क्लियर हुई? अब आता है आपका सूत्री विभाजन का महत्व। ये सूत्री विभाजन का क्या क्या महत्व है? तो पहला देखें सूत्री विभाजन से जीव के अंगों में वृद्धि तथा विकास होता है। जब किसी भी जीव में सूत्री विभाजन होता है तो उसके पश्चात जो अंग होते हैं उसमें ग्रोथ होगी तथा उसका क्या होता है, विकास होता है। दूसरा, यह घातों के भरने में जो घाव होंगे तो यह घावों को भरने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। तीसरा, इस क्रिया द्वारा कोशिका में डीएनए तथा आरएनए की मात्रा में संतुलन बना रहता है। चौथा देखिए तो निम्न वर्ग के जीवों में अलैंगिक जनन मुख्यतः सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं उसमें अलैंगिक जनन देखें तो किसके द्वारा होता है, सूत्री विभाजन के ही द्वारा होता है। अगला है अर्धसूत्री विभाजन। तो वह विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन जिसमें द्विगुणित यानी कि डायपॉइलेड 2n कोशिका से बनने वाली दोनों संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या विशेषताएं होती है प्यारे बच्चों? तो अर्धसूत्री विभाजन में मुख्यतः विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहली होती है जिन कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन संपन्न होता है उन्हें मीसोसाइट्स कहते हैं। जिस कोशिका में अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, मीसोसाइट का नाम दे देंगे। यहाँ पे म्यूसाइट्स कहते हैं। नर जंतुओं में इन्हें स्पर्मेटोसाइट कहते हैं तथा मादा जंतुओं में ऊसासाइट कहते हैं।
दूसरा देखें तो अर्धसूत्री विभाजन का आरंभ होने से पूर्व अंतरावस्था आती है, जो कि सूत्री विभाजन के समान ही पूरी होती है। तीसरा है अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। और चौथा देखें तो अर्धसूत्री सेकेंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका की ठीक आधी होती है। क्लियर इतना हुआ। अब आता है प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब क्या आता है आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो इसमें एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें एकमात्र कोशिकाओं से कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कि अगुणित होती हैं। इसी कारण अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन या विषम विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। इसे निम्नलिखित उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला किसमें? पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था से फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्वावस्था फर्स्ट। तो वह या फिर अर्धसूत्री विभाजन की यह सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था होती है। जो पूर्वावस्था होती है यह अर्धसूत्री विभाजन की क्या होती है? सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था या अवस्था मानी जाती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 उप अवस्थाओं में या उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। पहला तनुसूत्र, दूसरा युग्मसूत्र, तीसरा स्थूल सूत्र और जो चौथा है द्विपट और पांचवा है पारगति क्रम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तनुसूत्र। तो इस उपावस्था की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? इस उपावस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संघनन जारी रहता है और इस अवस्था के अंत में प्रत्येक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र दिखाई देते हैं। दूसरा देखें तो कुछ जातियों में गुणसूत्रों की पूरी लंबाई में माला के मोतियों की तरह संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? क्रोमोमियर्स का नाम दिया गया है। दूसरा है युग्म सूत्र। दूसरा क्या है आपका? युग्म सूत्र। तो इस उपावस्था की मुख्य घटनाएं निम्न हैं। पहला क्या है? ए, इस उपावस्था के दौरान समजात गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आकर जोड़े बनाते हैं और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। अगला है स्थूल सूत्र। तो इस उपावस्था की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन के बीच या जीनी रिकॉम्बिनेज स्थूल सूत्र प्रावस्थाओं के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला है यहाँ पे मध्यावस्था। तो युगली गुणसूत्र ठोस जो कोशिका की मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्र जोड़ों के सेंट्रोमियर से अलग अलग चिपक जाते हैं। तीसरा देखें तो पश्चावस्था आती प्यारे बच्चों। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्धसूत्र या अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। और जो चौथा आता है वो आपका आता है अंत्यावस्था फर्स्ट। और इसमें अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करते हुए समजात गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचकर एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और प्रत्येक समूह में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगती है। इस प्रकार से एक केंद्रक में बट जाते हैं। अब आता है आपका इंटरकाइनेसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट व सेकेंड के मध्य का अंतराल इंटरकाइनेसिस कहलाता है। इसमें कोशिका की तैयारी गुणसूत्र विभाजन के अंतरावस्था जैसा ही होता है। बात क्लियर हुई इतना? अब इसके देखिए तो इसके कई पार्ट होते हैं। जैसे पहला होता है पूर्वावस्था सेकेंड, मध्यावस्था सेकेंड, पश्चावस्था सेकेंड और अंत्यावस्था सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्वावस्था सेकेंड। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड गुणसूत्र के पूर्ण
लंबा होने से पहले वह कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ हो जाता है। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक आवरण तथा केंद्रिका अदृश्य हो जाता है एवं गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। दूसरा देखिए तो मध्यावस्था सेकंड, तो इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्कतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इसके संतति अर्ध गुणसूत्र की काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। तीसरा है प्यारे बच्चों पश्चावस्था सेकंड, तो इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इस समय प्रत्येक गुणसूत्र केवल एक अर्ध गुणसूत्र का बना होता है। अब आता है प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या क्या है? तो लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में अर्धसूत्री विभाजन एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि इस विभाजन द्वारा एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें नर या मादा युग्मक कहते हैं। नर एवं मादा युग्मक के संयुग्मन से द्विगुणित क्या बनता है? युग्मनज का प्यारे बच्चों निर्माण होता है। अब आता है आपका अर्धसूत्री विभाजन के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला देखें तो इसके परिणाम स्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित कायिक कोशिकाओं की संख्या की आधी रह जाती है। यह लैंगिक जनन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जनन या प्रजनन में एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक के संयुग्मन से युग्मनज बनता है और इसके गुणसूत्रों की संख्या फिर द्विगुणित 2n हो जाती है और युग्मनज नए शरीर की रचना करता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की स्थूल सूत्र अवस्थाओं में विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण चारों पुत्रों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या तो आधी रह जाती है, परंतु इनकी आनुवंशिक संरचना में अंतर आ जाता है और इसके फलस्वरूप नए संयोग निर्माण होता है, जिनसे प्रजातियों में विभिन्नताएं आती है, जो कि विकास का क्या होती है प्यारे बच्चों? आधार होती है। अब इसमें एक पॉइंट में हम लोग देख लेंगे लास्ट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, तो यह सूत्री विभाजन से मिलती जुलती अवस्था होती है, इसे सम विभाजन भी कहते हैं। इसमें सूत्री विभाजन की तरह ही निम्नलिखित 4 अवस्थाएं क्रमशः आती हैं। ठीक है ना? तो इतना पूरा ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। तो क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है हिंदी मीडियम वालों के लिए, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पैटर्न पे। देखिए मैं आपको नोट्स पढ़ाता हूँ, ऑन बोर्ड बहुत जल्द होने वाला हूँ फेस टू फेस, जो कि एकदम तगड़ा वाला होने वाला है, वो सब कंप्लीट किया जा रहा है, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।